कई दिनों के बाद आज मोनिका के मम्मी का फ़ोन आया था और फ़ोन से बात करते हुए कह रही थी, अरे माँ, क्या ही बताऊँ आपको। आज ऑफिस में इतना काम था कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और मेरा घर शहर के ऐसे कोने में है जहाँ कोई पार्लर या मसाज करने वाली भी नहीं मिलती है। कितनी बार आपके दामाद से कहा है कि चलो अब अलग चल कर रहते हैं, पर नहीं, वह बचत करने के चक्कर में मेरा खून जला रहे हैं। कहते हैं परिवार बढ़ाने से पहले कुछ पैसे इकट्ठे कर लो, फिर कोई बहाना करके अलग घर ले लूँगा। सोचो माँ, हम दोनों कमाने वाले हैं, फिर भी हमें ही दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। और एक मेरी जेठानी है जो एक पैसा नहीं कमाती है, बस घर के कुछ काम करके अपने दोनों बच्चों को लेकर कितने ठाठ से इस घर में रहती है। मोनिका अपनी माँ शकुंतला जी से कहती है। शकुंतला जी बोली, तू बिल्कुल अपने पापा पर गई है। अरे दूसरों से कैसे काम निकालना चाहिए, यह क्या मैं तुम्हें नहीं सिखाया? वहाँ जाकर क्या सब भूल गई? अपनी बूढ़ी सास के सामने अपनी तकलीफ़ करो, देखना हाथ पैर तो वही बुढ़िया दबा देगी, और वह नहीं दबाए तो अपनी जेठानी से बोलो कि तुम उसकी छोटी बहन जैसी हो, इतना तो वह तुम्हारे लिए कर ही सकती है। और जहाँ तक बात रही घर बदलने की, तो जमाई बाबू के सामने अपनी तकलीफ़ों को गिनवाया करो, एक न एक दिन वह घर बदल ही लेंगे। अचानक से मोनिका की नज़र उसकी ओर आती हुई अपनी सास करुणा जी पर पड़ी। मोनिका फ़ोन पर कहने लगी, माँ, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, पर मैं उनसे कैसे करा सकती हूँ? क्या बताऊँ, हाथ पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जाता। अब तो लगता है बुखार भी आ रहा है। मैं आखिर इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हूँ? अपने ससुराल वालों के लिए ही तो सब करती हूँ, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि यह मेरा ससुराल है, मायका नहीं। यहाँ मेरी तकलीफ़ कौन समझेगा? माँ, आप तो यहाँ हो नहीं जो मेरे हाथ पैर दबा दो। मोनिका की बातें सुनकर उसकी माँ शकुंतला जी बोली, यह तू क्या बोले जा रही है? अच्छा, अब समझ में आया, ज़रूर वहाँ आसपास तुम्हारी जेठानी या सास होगी, तभी हाँ हाँ बस ऐसे ही नाटक करते रहो, देखना वह दोनों तुम्हारे कदमों में झुकी रहेगी और तू वहाँ अपना राज चलाओगी। लगी रहो बेटा, यह हुई ना बात मेरी बेटी वाली। शकुंतला जी ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया, लेकिन मोनिका का नाटक चलता रहा। करुणा जी मोनिका के पास आई और बोली, अरे छोटी बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो हमें बताती, माँ की खबर देने की क्या ज़रूरत थी? हम क्या मर गए हैं? और बड़ी बहू कहाँ है? मैं अभी कहती हूँ, वह तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाएगी। आरती बहू, ओ आरती बहू। फिर क्या था, मोनिका करुणा जी का सहारा लेकर अपने कमरे में गई। वहाँ करुणा जी बहू के पैर दबाने लगी और मोनिका आंखें बंद करके मंद मंद मुस्कुरा रही थी। करुणा जी बोली, अब कैसा लग रहा है बहू? मोनिका बोली, मम्मी जी, आपके हाथों में तो जादू है, आप कितना अच्छी हैं। मैं ज़रूर पिछले जन्मों में कोई पुण्य किया होगा, तभी आप मुझे सास के रूप में मिली हैं। देखिएगा, इस महीने जब मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं आपके लिए एक सुंदर सी सिल्क की साड़ी लेकर आऊँगी। फिर क्या था, करुणा जी खुशी के मारे बहू के पैर दबाने लगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मोनिका अब समझ चुकी थी कि करुणा जी को अपनी मुट्ठी में कैसे करना है। वह छोटी मोटी चीज़ उन्हें देखकर खुश कर देती और अपने सब काम उनसे करवा लेती। एक रोज़ मोनिका की जेठानी आरती के दोनों बच्चे मोनिका के कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। मोनिका उस दिन दफ्तर से जल्दी घर आ गई। बच्चों को अपने कमरे में देखते ही वह चिल्लाने लगी, तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो?
क्या अब घर का एक कोना भी मेरे लिए नहीं बचा है? जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। आरती की बेटी सेजल बोली, चाची, बुआ दादी आई हैं, वह हमारे कमरे में आराम कर रही हैं। मोनिका बोली, क्यों दादी के कमरे में, क्यों? नहीं तो, आरती का बेटा बोला, चाची वहाँ दादाजी सो रहे हैं। तभी तो वह लोग मम्मी के कमरे में हैं। अब आप ही बताओ हम लोग कहाँ पढ़ें? हॉल का पंखा खराब हो गया है, हमें बहुत गर्मी लग रही है, तभी तो हम आपके कमरे में आ गए। मोनिका बोली, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि बड़ों से कितनी बातें की जाती है, बस पटर पटर बोलते रहते हो। चलो अब कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने की, मुझे अभी आराम करना है, जाओ यहाँ से। इतना कहकर मोनिका ने दोनों बच्चों को हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे से बाहर कर दिया। बच्चे उदास होकर माँ के पास गए। सेजल ने अपनी माँ को सारी बात बताई। आरती ने बच्चों के आंसू पोंछे और बोली, बेटा रसोई की ज़मीन बहुत ठंडी होती है, चलो मैं वहाँ खाना बनाऊंगी और तुम लोग नीचे बैठकर पढ़ लेना। बच्चों को तो आरती ने समझा दिया, पर उन्हें अंदर से बहुत बुरा लगा। रात में आरती के पति मनोज जब घर आए तो आरती ने उन्हें सारी घटना बताई। मनोज बोले, तुम तो जानती हो मोनिका का स्वभाव कैसा है, और वह कमाती है तो माँ उसके खिलाफ कुछ सुनेगी नहीं, और मैं बड़ा हूँ तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तुम्हें ही संयम रखना होगा, जैसा कि आज तक तुम रखती आई हो। आरती बोली, मैंने कभी घर के काम करने से इनकार नहीं किया, पर मोनिका भी तो इस घर की बहू है, कभी तो वह भी घर के छोटे मोटे काम कर ले, आखिर उसकी भी कोई जिम्मेदारी है, और कुछ नहीं तो समय मिलने पर बच्चों को ही पढ़ा दे, पर वह कुछ नहीं करती। और ना ही देवर जी, आप क्या घर का कोई भी सदस्य उन दोनों को कुछ नहीं कहता। आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा? इतना कहते कहते आरती की आंखें भर आई। मनोज बोला, तू मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, दूसरों की पत्नी को नहीं। देखना, एक दिन जब माँ की आंखों से झूठ की पट्टी हटेगी, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम इंतज़ार करो, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर मनोज करवट बदल कर सो गया, और आरती भी यही सब सोचते सोचते कब सो गई पता भी नहीं चला। अगले दिन मोनिका के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। पूरे बिस्तर पर पेन और कलर्स के निशान हैं। यह भी कोई तरीका होता है? घर का एक कोना भी मैं अपने ढंग से साफ सुथरा नहीं रख सकती। यह घर है या चिड़िया खाना, समझ में नहीं आता। ऑफिस से थक कर लौटो तो आराम करने की जगह नहीं मिलती। रोज़ रोज़ खाने में वही दाल रोटी सब्जी। देखो मेरे चेहरे को, देखो मेरे चेहरे की रौनक ही ख़त्म हो गई है। मोनिका का पति दिलीप बोला, अरे बस भी करो, बच्चे थे, अगर बेडशीट में थोड़ा लग भी गया तो क्या हो गया, बदल लो बेडशीट। पर मोनिका कहाँ मानने वाली थी। तभी करुणा जी वहाँ आई और बोली, क्या बात है बहू, क्यों इतना चिल्ला रही हो? करुणा जी को देखते ही मोनिका रोने लगी और उनके गले लग कर बोली, मम्मी जी, एक आप ही हैं इस घर में जो मुझे समझती हैं। देखिए बच्चों ने मेरी बेडशीट की क्या हालत करके रख दी है। कल मुझे 1 मिनट भी आराम नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं रात में भी सो नहीं पाई। मम्मी जी, अब अगर मैं आराम नहीं करूँगी तो सोचिए मैं काम पर कैसे जाऊँगी। फिर घर के भविष्य के लिए भी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। करुणा जी दिलीप से बोली, दिलीप, तुम्हें बहू का ख्याल रखना चाहिए, कुछ तो इसका उपाय निकालो। मोनिका ने झट से दिलीप को इशारा किया और दिलीप बोला, माँ, इसका एक ही उपाय है। अगर इस घर को छोड़कर, मेरा मतलब है थोड़ी ही दूर पर अगर दूसरा घर लेकर रहने लगे तो क्या कोई दिक्कत है? करुणा जी बोली, हे भगवान,
क्या तुम लोग घर का बंटवारा करना चाहते हो? दिलीप कुछ कहता है, उससे पहले ही मोनिका बोली, नहीं मम्मी जी, मैं आपको छोड़ने की तो सपने में भी नहीं सोच सकती। बस रहने की जगह थोड़ी बदलना चाहती हूँ। अब आप यह देखिए, अगर इतने से घर में मैं नहीं रह पा रही हूँ तो आपका आने वाला पोता पोती कैसे रह पाएगा? और फिर रवि और सेजल को भी पढ़ने के लिए हमारा कमरा मिल जाएगा। आप क्या चाहते हैं? आपका पोता भी तंगी में जिए। और मम्मी जी, भले ही मैं रात में उस घर में सोने जाऊंगी, पर हर दूसरे दिन खाना आपके साथ ही खाऊंगी। मान जाइए मम्मी जी। अगले दिन करुणा जी ने जब अपने बड़े बेटे मनोज को जाकर यह सारी बात बताई तो मनोज बोला, माँ मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर एक बात बताइए, वैसे भी दिलीप और मोनिका घर खर्चे में 1 रुपए नहीं देते हैं, फिर वह यहाँ रहे या कहीं और रहे क्या फ़र्क पड़ता है? आप घर की बड़ी हैं, आप जो फैसला लेंगे मैं हमेशा की तरह मान लूँगा। इतना कहकर मनोज वहाँ से चला गया। मोनिका की चाल कामयाब रही और उसने घर में थोड़ी दूर पर किराए का अपना मकान ले लिया और वहाँ अपने तरीके से रहने लगी और हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ आ जाती और जाते वक्त खाना भी पैक करवा कर ले जाती थी। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक रोज़ मोनिका अपने घर की चाबी करुणा जी को देते हुए बोली, मम्मी जी, मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तो बताइए आपके लिए क्या क्या लेकर आऊँ? और हाँ, यह मेरे घर की चाबी है। अब नौकरों के भरोसे तो घर छोड़ नहीं सकते, तो क्यों न मेरे आने से पहले आप घर की थोड़ा साफ सफाई कर दीजिएगा और भाभी से खाना बनवा कर रसोई में रख दीजिएगा। मोनिका ने करुणा जी का जवाब सुनने का इंतज़ार भी नहीं किया और अपना बैग उठाकर वहाँ से निकल गई। 2 दिनों बाद जब मोनिका वापस आई तो उसने रसोई के डस्टबिन में कांच का गिलास टूटा हुआ देखा। वह करुणा जी पर चिल्लाने लगी, मम्मी जी, यह आपने क्या कर दिया? मेरी मम्मी ने शादी में मुझे यह गिलास का सेट दिया था, तोड़ दिया ना गिलास, पूरा सेट खराब कर दिया आपने। आरती भाभी आपको इतना बना बना कर खिलाती है, शरीर है आपका कि 2 कट्टा होता जा रहा है, पर अकल है कि घुटनों में जा रही है। करुणा जी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी और बोली, बहू तुम्हारी काम वाली आई नहीं थी तो मुझे ही साफ सफाई करनी पड़ी और गलती से एक गिलास टूट गया। मोनिका बोली, गलती मेरी है जो आपके भरोसे मैं अपना घर छोड़कर गई और वहाँ से आपके लिए साड़ी लेकर आई। अच्छा है, अब वह साड़ी मैं अपनी काम वाली को दे दूँगी, कम से कम वह अच्छे से काम तो करेगी। करुणा जी बोली, बहू नाराज मत हो, मैं मनोज से कहकर बिल्कुल ऐसा ही गिलास का सेट तुम्हारे लिए मंगवा दूंगी। तुम तो मेरी सबसे प्यारी बहू हो और देखो मैं भी तो तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, फिर नाराज क्यों होती हो? दिलीप धीरे से मोनिका के कानों में बोला, मोनिका तुम भूल रही हो, तुम अपनी सास से बात कर रही हो। अगर यह नाराज हो गई तो उसे घर से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मोनिका को एहसास हुआ कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, और अगर करुणा जी नाराज़ हो गई तो उस घर से जो खाना पानी आता है वह भी चला जाएगा। करुणा जी इतना सा मुंह लेकर अपने घर चली गई। जैसे ही करुणा जी घर के अंदर आई, आरती बोली, मम्मी जी क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, कुछ हुआ है क्या? करुणा जी झट से बोली, नहीं बहू, कुछ भी नहीं। सुनो आरती बहू, कल मोनिका आ रही है तो उसका भी खाना बना लेना, और सुनो थोड़ा ज़्यादा ही बनाना, वह यहाँ से टिफ़िन भी पैक करके ले जाएगी। कहाँ घर जाकर फिर से खाना बनाएगी? रसोई में जाकर कहने लगी, हे भगवान, अच्छी कामचोर देवरानी मिली है मुझे, हर दूसरे दिन शाम में आ जाती है, टिफ़िन पैक करवा कर ले जाती है, और मैं यहाँ बैठी हूँ ना उसके पति और बच्चों के लिए खाना बनाने वाली। धीरे धीरे समय बीतता गया। आरती अब मोनिका को अच्छी तरह से समझ चुकी थी, क्योंकि मोनिका एक कामचोर औरत थी। खाना बनाने में तो उसे रोना आता था, इसीलिए 3-4 दिन छोड़कर शाम में घर पहुंच जाती थी।
और फिर अपने परिवार का खाना बनवा कर यहीं से ले जाती थी। और तो और अपने बच्चों का जन्मदिन और खुद की सालगिरह भी वह इस घर में मनाती थी, ताकि उसे कुछ करना ना पड़े। और करुणा जी को यह दिखाई नहीं देता था। वह तो बस समझती थी कि उनकी बहू उनसे बहुत प्यार करती है, जो हर 4-5 दिनों में उनसे मिलने चली आती है। मोनिका करुणा जी के लिए सड़क किनारे से ही कुछ न कुछ खरीद कर उन्हें दे देती थी। उसने में ही वह खुश हो जाती थी। करुणा जी अपनी छोटी बहू की बातें अपनी बड़ी बहू आरती को सुनाकर उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। एक दिन आरती हार कर बोली, मम्मी जी, मोनिका जो आपके लिए लेकर आती है वह यहाँ लोकल मार्केट से बहुत मिलता है। करुणा जी बोली, तुझे क्या पता, यह तो फिर भी कितने महंगे आते हैं। तूने अपने पिता के घर पर देखा है क्या? कभी परिवार को एक करके चलना तो तुझे आता ही नहीं। बहू तू तो जलती है अपनी देवरानी से, खुद का घर संभालना आता नहीं और घर का बजट बिगाड़ने का रोना सुनाती रहती हो। तो तुम तो उपहार की बात रहने ही दो। आरती से रहा नहीं गया। वह बोली, मम्मी जी, क्या आज तक अभी भी मोनिका और देवर जी ने ही हमें अपने घर पर खाने के लिए बुलाया है? यहाँ तक कि जब वह अपने मायके जाती है तो पीछे से उसके पूरे परिवार का खाना मुझे ही बनाना होता है। और मेरा मायका तो यहीं पास में है। मैं सुबह जाती हूँ तो आप शाम में वापस आने को कहती हैं। इसीलिए मुझे तो आज तक मेरी देवरानी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी आपके मुंह से मेरे लिए तारीफ़ के 2 शब्द नहीं निकलते। उदास होकर आरती रसोई में काम करने चली गई और करुणा जी वहाँ से चली गई। तभी आरती के पास उसकी सहेली कविता का फ़ोन आया। आरती की आवाज़ से उसने जब उसकी दुखी होने का कारण पूछा तो आरती ने सारी बात बताई। कविता बोली, आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा आरती? परिवार के लिए करना अच्छी बात है, लेकिन कोई तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाए और तुम्हारी बूढ़ी सास को बेवकूफ़ बनाए तो क्या तुम उसे करने दोगी? तुम अपनी देवरानी को सबक सिखाओ ताकि उसे रिश्तों की अहमियत का पता चले। और यह कैसे करोगी वह मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तुम खुद इतनी समझदार हो कि तुम कर लोगी। हिम्मत मत हारो। इतना कहकर कविता ने फ़ोन रख दिया। आरती खाना बनाने में लग गई, पर उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी, क्योंकि अब वह ऐसे दोहरी रिश्तों से तंग आ चुकी थी। वह खुद से ही बातें करने लगी, कैसे अपनी देवरानी को सही रास्ते पर लाए, क्योंकि अब मैं टिफ़िन वाला यह नाटक भी ख़त्म करना चाहती हूँ और अपनी अम्मा जी की आंखों पर से अपनी देवरानी के तोहफे वाली पट्टी कैसे हटाएं। यही कहते कहते बस जैसे ही पलटी, वह अचानक पीछे रखे सिलेंडर से टकरा गई और गिर पड़ी। गिरते ही उसकी चीख निकल गई, हाय मैं मर गई। करुणा जी रसोई में आई। बहू क्या हुआ, क्या कर लिया? देखकर काम नहीं कर सकती? इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, पर अभी भी जैसे तैसे चलती हो। आरती बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, मैं सिलेंडर से टकरा गई, ना जाने किसने यहाँ रख दिया था। करुणा जी बोली, देखकर खुद नहीं चल सकती और सिलेंडर का दोष दे रही हो। अगर ज़्यादा चोट लग जाती तो फिर खाना कौन बनाता? करुणा जी इतना कहते ही आरती के दिमाग में आइडिया आया। फिर वह जैसे तैसे खड़े होने की कोशिश करने लगी और अचानक से फिर गिर गई और बोली, मम्मी जी, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है पैर में मोच आ गई है। अब इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा? करुणा जी बोली, बहू उठने की कोशिश करो, मैं तो छोटी बहू को कहकर आई हूँ कि खाना बन जाएगा। अब इतने लोगों का खाना तुम नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? आरती बोली, मम्मी जी, आपको खाने की पड़ी है, खाना तो मोनिका भी बना लेगी, पर मुझे जो चोट लगी है उसका क्या? मैं आपकी बहू नहीं हूँ या आपको मेरे दर्द की कोई परवाह नहीं है? करुणा जी बोली, ठीक है, रुको तुम, मैं तुम्हारी उससे ने मदद कराती हूँ। इतना कहते हुए करुणा जी ने जैसे तैसे आरती को उसके कमरे तक पहुँचाया और फिर उसके हाथ में बाम देकर बोली, इसे लगा लो और गरम पट्टी बांध लेना ताकि कुछ आराम मिल जाए। अभी के खाने के लिए मैं मोनिका से कहती हूँ
इतना कहकर वह वहाँ से जा रही थी कि मोनिका घर आ गई। करुणा जी बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई। बहू देखो, आरती बहू को बहुत चोट लग गई है। लगता है उसके पैर में मोच आ गई है। वह तो खड़ी भी नहीं हो पा रही है। इसीलिए अब खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। मोनिका झट से बोली, मम्मी जी मैं खाना तो बना देती, पर आज तो मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। मैं वही बताने आई थी कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो बस आपको देखने चली आई थी। तो आज के खाने का प्रोग्राम रहने देते हैं, मैं चलती हूँ। करुणा जी का जवाब सुने बगैर ही मोनिका वहाँ से खिसक गई और करुणा जी हैरान सी खड़ी खड़ी उसे देखते रह गई। अब खाना कौन बनाएगा, तो करुणा जी को ही खाना बनाना पड़ा। दूसरे दिन जब करुणा जी का छोटा बेटा दिलीप घर आया तो करुणा जी ने पूछा, अब तुम्हारी सास की तबीयत कैसी है? दिलीप बोला, मेरी सास को क्या हुआ, वह तो भली चंगी है। दिलीप का जवाब सुनकर करुणा जी हैरानी से बोली, अरे वो बहू अपनी माँ से मिलने गई थी। नहीं माँ, हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे, मोनिका ने कही थी। तो दिलीप बोला, नहीं तो कल तो हम खाने पर गए थे। दिलीप का जवाब सुनकर करुणा जी को अचानक से प्लान बना लिया। क्या चाइनीज़ खाएंगे? करुणा जी को समझते देर न लगी कि मोनिका ने जानबूझकर ऐसा झूठ बोला था ताकि उसे खाना ना बनाना पड़े। इधर आरती ने 4-5 नाटक यूं ही जारी रखा। अब धीरे धीरे करुणा जी को मोनिका की चालाकियां समझ में आने लगी थी, क्योंकि जब भी मोनिका बीमार पड़ती थी तो आरती उसके और उसके परिवार के लिए खाना बनाकर भिजवा देती थी। लेकिन यहाँ तो जब से आरती बिस्तर पर गई है, एक दिन भी मोनिका ने उसकी खबर नहीं ली और ना ही कुछ बनाकर भेजा। यहाँ तक कि उसे देखने तक नहीं आई। करीब 1 हफ्ते बाद जब आरती अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो मोनिका घर पर आई। उस समय आरती रसोई में सूजी का हलवा बना रही थी। तो मोनिका ने कहा, अरे वाह, आज तो भाभी खाना बना रही हैं और वो भी सूजी का हलवा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो आज तो मैं अपना टिफ़िन पैक करवा कर ले जाऊंगी। आखिर भाभी के खाने को इतने दिन मैंने बहुत मिस किया। मोनिका की बात सुनकर जहां आरती के चलते हुए हाथ रुक गए थे, वहीं करुणा जी बोली, माफ़ करना छोटी बहू, अब तुम्हारी जेठानी तुम्हारा टिफ़िन नहीं पैक करेगी। मोनिका बोली, क्यों मम्मी जी, अब तो भाभी बिल्कुल ठीक हो गई है ना? करुणा जी बोली, तो तुम भूल रही हो, वह तुम्हारी जेठानी है, कोई टिफ़िन वाली नहीं। और कब तक अपनी बूढ़ी सास को बेवकूफ़ बनाओगी? मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। एक बात कहूँ छोटी बहू, इतनी भी काम चोरी अच्छी नहीं है। तो अब से अपना खाना खुद बनाना। अब यहाँ से किसी के लिए खाना पैक होकर नहीं जाएगा। और हाँ, तुम जो मुझे तोहफे लाकर देती हो ना, वह भी मुझे नहीं चाहिए। आज तक तुम दोनों पति पत्नी ने इस घर के लिए किया ही क्या है? उस दिन मुझे एक गिलास क्या टूट गया, तुमने मुझे कितना सुनाया था, याद है ना? आरती हैरानी से अपनी सास को देखने लगी और बोली, मम्मी जी, आपने मुझे यह बात कभी बताई नहीं। करुणा जी बोली, क्या ही बताती, मेरे ही आंखों पर पट्टी बंधी थी। पर छोटी बहू, इतना तो मेरी भी समझ में आ गई है कि तुम किसी की नहीं हो सकती हो, तुम्हें बस खुद से ही मतलब है। करुणा जी के इतना कहते ही मोनिका का सांप सूंघ गया। उसके आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाई और चुपचाप वहाँ से चली गई। आरती बाकी अपनी सास को देखने लगी और बोली, मम्मी जी, आज आपको क्या हो गया? करुणा जी बोली, तुम चुप करो बहू, सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, फिर भी तुम कुछ कहती ही नहीं थी। अरे अपने लिए नहीं बोलोगी तो मैं कब तक तुम्हारे लिए बोलने के लिए जिंदा रहूँगी? आरती ने आगे बढ़कर करुणा जी को गले से लगा लिया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। करुणा जी बोली, सही किया बहू, तुमने मेरी आंखों पर लगी धोखे की पट्टी उतार दी। अब मुझे भी समझ में आ गया कि अगर कोई बहू अपनी सास की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करे तो इसका मतलब है उसके पीछे उसका अपना स्वार्थ छिपा है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी
हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।